तो साथियों कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होगा। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम या मापन और मेजरमेंट की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय जो हमारी है और उसका मापन और मेजरमेंट करने वाले हैं। उत्पाद विधि की बात करेंगे, प्रोडक्ट मेथड किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे। आय विधि इनकम मेथड की बात करेंगे और व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। उत्पाद विधि की बात करेंगे। प्रोडक्ट मेथड देखिए क्या होगा, अन्य नाम इसका होता है मूल्यवर्धन विधि, वैल्यू एडेड मेथड। क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मूल्य उत्पाद विधि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मूल्य उत्पाद विधि कहलाता है। आय विधि की बात करेंगे, इनकम मेथड की बात करेंगे। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, किसमें, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में चारों कारकों को मिलने वाली कुल कारक आय, क्या, चारों कारकों को मिलने वाली कुल कारक आय का समग्र योग होता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाए कारक। और कारक आय की बात करेंगे, भूमि कारक हमारे क्या होते हैं, भूमि होती है, लैंड होती है, श्रम लेबर होता है, पूंजी क्या होती है, कैपिटल होती है, उद्यमशीलता, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगर कारक आय की बात करें, जैसे रेंट हो गया, किराया हो गया, मजदूरी और वेतन हो गया, और ब्याज के लोग ब्याज से भी बेनिफिट लेते हैं और लाभ से भी बेनिफिट आपका लेते हैं, तो ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए व्यय विधि की बात करेंगे। व्यय विधि में ध्यान दीजिएगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल व्यय व्यय विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यय विधि कहलाता है। और राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, C + G + I + X - M आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम बराबर क्या होती है, C + G + I + X - M आपका होता है, ठीक है ना। चलिए एन मीन्स क्या होता है, एन आई मतलब नेशनल इनकम होता है, और सी मीन्स क्या होता है, कंजप्शन यानी उपभोग आपका होता है। जी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका होता है, सरकारी व्यय होता है। और आई मीन्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश आपका होता है। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, कौन सी, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। रियल जीडीपी की बात करें, रियल जीडीपी देखिए क्या होती है। इसमें क्या होता है, जीडीपी की गणना आधार वर्ष के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर, आधार वर्ष के आधार पर की जाती है। वर्तमान में जो हमारी नेशनल इनकम की गणना है के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। कुल ध्यान दीजिए, कुल पेन कितनी है, 50 है। मौद्रिक नीति पे एक पेन 20 रुपए की, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो ध्यान दीजिएगा जीडीपी आपका हो जाएगा। तो रियल जीडीपी की बात करेंगे, आधार वर्ष यानी बेस ईयर 2011-12, एक पेन रुपए कितने, 10 रुपए की, और 50 पेन कितने की, 500 रुपए की आपकी हो जाएगी। तो रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन मॉनेटरी जीडीपी आपका हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसकी बात करेंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी की बात करेंगे, एनडीपी क्या होता है, निवल घरेलू उत्पाद, क्या होता है, निवल घरेलू उत्पाद। जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपका होता है। जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी देश की घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक बाउंड्री में निवासियों तथा गैर निवासियों नॉन प्रेसिडेंटियल द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल अंतिम उत्पादन जीडीपी कहलाता है। जीडीपी बराबर होता है एक्स प्लस बी, भारत यानी बी और एक्स आपका निवासी हो जाएगा, विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत की घरेलू सीमा से उत्पादन, ठीक है ना। एनडीपी की बात करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे।
निवल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाने पर एनडीपी की प्राप्ति होती है। किसकी? एनडीपी की प्राप्ति होती है। जीडीपी बराबर मूल्य ह्रास, एनडीपी आपका हो जाएगा नोट। मूल्य ह्रास की गणना वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे, जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, एक वित्तीय वर्ष में, किसमें? एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा देश की घरेलू सीमा में या देश के बाहर किया गया कुल अंतिम उत्पादन जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। और जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हो जाएगा। तो यक्स क्या हो जाएगा? देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। यम क्या है? विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत की घरेलू सीमा में अर्जित आय। तो यक्स 100 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर यम। तो यक्स बराबर यम बराबर 0। जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस यक्स माइनस यम। और जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस यक्स माइनस यम। ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस 100 माइनस 100। यहाँ पर जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस 0 प्लस 0, यानी जीएनपी बराबर जीडीपी आपका हो जाएगा। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एनएनपी होता है क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपका होता है। जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाने पर एनएनपी की प्राप्ति होती है। जीएनपी बराबर जीएनपी माइनस क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन आपका हो जाएगा। ठीक है ना? राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्न मदों को शामिल नहीं किया जाता। निम्न मंदों को शामिल नहीं किया था। कौन कौन सी? मध्यवर्ती वस्तु, यानी किसी वस्तु के निर्माण में सहायक वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं, घरेलू या कार्य यानी खाना बनाना, सफाई, वित्तीय परिसंपत्ति, पेंशन, वजीफा आपका हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या, एनआई बराबर पीसीआई इंटू कुल जनसंख्या आपका हो जाएगा। ठीक, प्रयोज्य आय की बात करेंगे, डिस्पोजिबल इनकम। व्यक्ति की कुल आय में से कर को घटाने पर शेष आय, जिस आय को व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से खर्च कर सके, उसे क्या कहेंगे? प्रयोज्य आय कहेंगे। डीआई कुल आय माइनस कर यानी टैक्स। जीबीए की बात करेंगे, ग्रॉस वैल्यू माइनस एडिशन यानी सकल मूल्य वर्धन। एफसी की बात करेंगे, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? वस्तु के निर्माण में लगे कारक को प्राप्त आय। ठीक, बजट की बात करेंगे, आय और व्यय का विवरण। क्या? आय और व्यय का विवरण। संविधान की बात करेंगे, आर्टिकल 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का शब्द प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। सर्वाधिक बजट देश जो हमारा होता है, मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया है। ठीक, पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी पीएम प्लस पीएम थी। और वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यसभा कर्नाटक। और समवर्ती सूची का विषय है, 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और सर्वप्रथम बजट पेश फरवरी 1860 में हुआ था, जेम्स विल्सन एफएम के द्वारा। ठीक, भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ इंडियन बजट, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। बजट के अवयव की बात करेंगे, बजट के अवयव कौन कौन से आपके हो जाएंगे? सार्वजनिक लोक बजट, पब्लिक बजट आपका ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सार्वजनिक लोक बजट की, तो लोक सार्वजनिक आय प्राप्ति, सार्वजनिक लोक व्यय, ठीक है ना, राजस्व प्राप्ति और पूंजी आय प्राप्ति। ठीक है, न तो एसेट मिलेगा ना ही लोन मिलेगा इसमें, और या तो संपत्ति होगी या फिर ऋण आपको यहाँ पर मिलेगा। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आपका होता है। सार्वजनिक लोक आय या प्राप्ति, सरकार को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाली कुल आय आपकी यहाँ होती है। ठीक है ना, इसके 2 भाग हैं, राजस्व आय और पूंजीगत आय आपका हो जाएगा। राजस्व आय की बात करेंगे, रेवेन्यू इनकम की बात करेंगे, तो सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे न तो परिसंपत्ति में कमी हो, न ही सरकार की ऋण या देयताओं में वृद्धि हो। ठीक है ना, इसे राजस्व आय कहते हैं। जैसे कर या चालान या पेनल्टी आपका हो जाएगा। पीएसयू की बात करेंगे, पीएसयू से मिलने वाला लाभ।
ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट से विदेशों के लिए दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, ठीक है ना, पूंजीगत आय की बात करेंगे, कैपिटल इनकम की बात करेंगे, तो सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो या फिर सरकार की ऋण में वृद्धि हो, ठीक है ना। उदाहरण तौर पर सरकार द्वारा लिया गया विदेशों में ऋण, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की बिक्री आपका हो जाएगा विनिवेश। जैसे देखिए कुलदीप है, ये आपकी इसकी महिला मित्र है, ठीक है, जो कि गोवा में रहता है और 5 हेक्टेयर परिसंपत्ति इसकी एसेट है, ठीक। तो एसेट को बेचेगा या क्या करेगा, उस पर क्या लेगा, एक लोन लेगा या कर्ज लेगा, फिर उस पर क्या होगी, इसकी लाइबिलिटीज होगी, इसको देना पड़ेगा वो, ठीक है ना। मतलब अपने एसेट पर क्या ले रहा है, यहाँ लोन ले रहा है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, बजट की बात करते हैं। सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, सरकार का एक वित्तीय वर्ष में होने वाला कुल व्यय आपका क्या हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय हो जाएगा। सरकार का एक वित्तीय वर्ष में होने वाला कुल व्यय क्या हो जाएगा, यहाँ पर सार्वजनिक व्यय हो जाएगा। राजस्व व्यय की बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, सरकार का ऐसा खर्च, किसका, सरकार का ऐसा खर्च जिससे न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और न ही सरकार की ऋण देयताओं में कमी हो, ठीक है ना। उदाहरण तौर पर वेतन या सैलरी, सब्सिडी, सहायकी, पेंशन योजना, स्कॉलरशिप, ब्याज भुगतान यानी इनडायरेक्ट पेमेंट आपका हो जाएगा। पूंजीगत व्यय की बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, सरकार का ऐसा खर्च जिससे या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो या फिर सरकार की ऋण देयताओं में कमी हो, ठीक है ना, देयताओं में कमी हो। सरकारी अस्पताल, सड़क, पार्क, एयरपोर्ट, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान आपका यहाँ पर हो जाएगा। बजट की स्थितियाँ की बात करेंगे, बजट की स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, आय इज लेस देन व्यय, जैसे 1000 आपकी आय है, 800 रुपये आपका खर्चा है, और कैसी आपका बजट बनेगा, आय इज ग्रेटर देन व्यय, तो इसमें बजट का घाटा होता है, इसमें अधिशेष होता है। और यहाँ पर जैसे आपका 1000 की कमाई है तो आप खर्चा कर रहे हैं कितना, 1200 रुपये खर्चा कर रहे हैं, कितना, 1200 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा, बजट डिफिसिट आपका हो जाएगा। संतुलित बजट की बात करेंगे, जैसे 1000 आपकी आय है तो 1000 आपका व्यय भी होगा, ये बैलेंस बजट होता है। घाटा, व्यय इज लेस देन आय, घाटा क्या होता है, आय आपका क्या हो जाएगा, ऋण में चला जाएगा। राजस्व घाटा की बात करेंगे, राजस्व आय प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। बजट घाटा क्या होता है, कुल आय माइनस कुल व्यय। राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजट घाटा प्लस उधार ऋण आपका हो जाएगा। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत आपके लिए होते हैं। इसमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, तो कौन सा ऐसा है जो एक अप्रत्यक्ष कर है, देखिए संपत्ति कर, ये संपत्ति पर लगने वाला कर है। आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगता है, उपहार कर उपहार पर लगता है, वस्तु एवं सेवा कर यह अप्रत्यक्ष कर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है, तो 28% आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जीएसटी स्लैब, जीएसटी काउंसिल 0%, 5%, 12%, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत कब की गई थी, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 दरें कौन कौन सी हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, आपका 28% आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, ठीक। तो कौन सही नहीं है, सॉरी क्या हो जाएगा, कौन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। और फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश आपका हो जाएगा, ठीक। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है,
तो क्या हो जाएगा, यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह सही नहीं है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ऊपर ही हमने आपको अभी पढ़ाया जस्ट ही तुरंत। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, करारोपण की वह विधि, करारोपण की मानी कर रोपण की वह विधि जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों की दरों में बढ़ोतरी होती है, प्रगतिशील कर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। माल एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है, तो अरुण जेटली आपके हो जाएंगे। वर्तमान में निर्मला सीतारमण संरचना अध्यक्ष और सदस्य 33 आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है, तो सकल घरेलू उत्पाद आपका हो जाएगा, जीडीपी। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है ना, चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी बजट के द्वारा, यानी सांख्यिकी आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो हेड काउंट अनुपात के अर्थ का सही वर्णन करता है। ध्यान दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो एनएसएसओ संगठन करता है। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता क्या है, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। क्या हो जाएगा, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपका हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब, ध्यान दीजिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। श्रम की सीमांत मतलब श्रम अधिक लगे, बल अधिक लगे और उत्पादकता क्या हो, कम हो, शून्य हो। ठीक, चलिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किससे, देखिए कृषि से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, यानी एक और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 और 2 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नक्श से। ठीक है, कहा जाएगा नक्श से आपका हो जाएगा। चलिए, ये आय का वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र से, जो कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, वह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया दादा भाई नौरोजी ने निश्चित किया। ठीक, चलिए, भारत में नई जीडीपी श्रृंखला के लिए आधार वर्ष को 2004-05 से निम्न में से किस वर्ष के लिए स्थानांतरित किया गया, 11 और 12 के लिए। ठीक है ना, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, तो ह्रासमान लागत विधि, यही नहीं है, बाकी सब आपका हो जाए, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है, तो सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आय और व्यय का विवरण की बात करेंगे। बजट आपका हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है, फरवरी में पेश किया गया। वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल 31 मार्च। बजट शब्द का प्रयोग, सर्वाधिक बजट पेश मोरारजी देसाई 10 बार, और पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है ना, और पहले पीएम फिर फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान में वित्त मंत्री पीएम प्लस फाइनेंस मिनिस्टर थी, और वर्तमान में राज्यसभा कर्नाटक से जीती हुई हैं, वित्त मंत्री हैं सीतारमण। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। सर्वप्रथम जो बजट पेश हुआ 1860 ईस्वी में पेश हुआ जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत बजट का प्रणेता थे ये लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आता है। आर के
षणमुखम सेठी। गणतंत्र भारत का पहला बजट जान मथाई 1950 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। और सार्वजनिक लोक बजट की बात करेंगे तो बजट के अवयव एलिमेंट सार्वजनिक लोक आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय। लोक व्यय, सार्वजनिक व्यय और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, मिसलेनियस आपका विविध की बात करें, राजकोषीय नीति की बात करेंगे। इसका निर्माण कौन करता है? सरकार करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसका अन्य नाम बजट नीति, कर नीति आपका हो जाएगा। उपकरण की बात करेंगे, कर, टैक्स, राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय आपका हो जाएगा। कृषि क्रांतियां की बात करेंगे, हरित क्रांति जनक विश्व नारियन बोरलाग आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, रिसर्च मैस्को और नोबेल पुरस्कार 1969 में। MS स्वामीनाथन 1960 से 67 शुरुआत में खाद्यान्न उत्पादन, फसल गेहूं चावल के उत्पादन में। ठीक है ना। चलिए, उच्च उपज वाले बीज आपके हो जाएंगे, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करना। उत्तर भारत सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, तमिलनाडु। श्वेत क्रांति की बात करेंगे, दुग्ध उत्पादन से। जनक वर्गीस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड 1970 से 3 चरण में। आज़ाद में AMUL की स्थापना। ठीक है ना। और नीली क्रांति मत्स्य पालन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से और प्याज क्रांति खाद्य तेल से, रजत क्रांति पोल्ट्री फार्म से, कृष्ण क्रांति बायो डीजल उत्पादन से और गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से आपका हो जाएगा। NEP की बात करेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे तो 24 जुलाई 1991 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में आयाम इसका 3 LPG और लिथियम क्या हो जाएगा? बेरिलिज्म यानी उदारीकरण, सरकार के नियमों के उदारता लाना, निजीकरण, निजी क्षेत्र की भूमिका। ठीक, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, हमारी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, आयात और निर्यात आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, औद्योगिक नीति की बात करेंगे। देश में औद्योगिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इस नीति को बनाया जाता है, उत्पादन उद्योगों में किया जाता है। ठीक, नीतियाँ, प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। स्वतंत्र भारत की पहली नीति मिश्रित सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी औद्योगिक नीति की बात करेंगे, 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को आती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, उद्योग का विभाजन 3, प्रथम श्रेणी के उद्योग 17 आपका हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में उद्योग 13, तीसरी श्रेणी में उद्योग शेष उद्योग आपको हो जाएंगे। तीसरी औद्योगिक नीति 23 दिसंबर 1971 को जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा होता है। ठीक है ना। चलिए, नई औद्योगिक नीति की बात करेंगे, 24 जुलाई 1991 को आयाम LPG, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। विदेश नीति की बात करेंगे, विदेशी विनिमय और व्यापार नीति, औद्योगिक नीति। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन PSU की बात करेंगे, सरकारी उद्यम कंपनी को PSU कहा जाता है। विभाजन की बात करेंगे, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। विदेशी व्यापार, एक देश का अन्य देशों के साथ आयाम और निर्यात, आयात और निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। यह व्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। कारण FDI को आकर्षित करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फायदा रोजगार, उत्पादन, बेरोजगारी, विदेशी व्यक्ति द्वारा पूंजी और तकनीक, घरेलू सीमा के अंतर प्रवाह। ठीक है ना। चलिए, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के प्रयास, सरल और आसान नीतियों का लाना, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, 5 वर्षों तक टैक्स में राहत। ठीक है ना। न्यू ओकला, ठीक है ना, ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा। ठीक है ना, स्वतंत्र व्यापार नीति आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका टोटल आपका क्या था? इकोनॉमिक्स। क्या था? टोटल इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।